विचित्रगढ़, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, लिविंग फोर्ट फर्स्ट और विचित्रगढ़। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें, यहां पर अपन ने देखा एक और नाम आता है इसका, एक और नाम आता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग अरविंद। विचित्रगढ़ के अलावा दोस्तों अपन ने देखा दुर्गों का सिरमौर कह दिया, राजस्थान का गौरव कह दिया, मालवा का प्रवेश द्वार, लिविंग फोर्ट फर्स्ट, विचित्रगढ़। इसके अलावा एक नाम और बोल दें अपन, खिजराबाद। एक और नाम बोल दें अपन इसका दोस्तों, क्या? खिजराबाद। याद रखना देखो, सब इनकी भौगोलिक स्थिति को देखकर इनके नाम दिए गए हैं, भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर नाम समझना दोस्तों। विचित्रगढ़ नाम कुंभा के समय दिया गया। ये नाम दोस्तों कब दिया गया? कुंभा के समय दिया गया। जबकि खिजराबाद नाम 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी मतलब एके ने, एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने, एक ही बात है, एके ने खिजराबाद नाम 1303 में दोस्तों एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा, खिज्र खां के नाम पर रखा। इसकी बाद बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अपन, खिजराबाद नाम रख दिया दोस्तों, खिज्र खां के नाम पर रखा। चित्तौड़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान, चित्तौड़ दुर्ग की आकृति किसके समान है दोस्तों? व्हेल मछली के समान। चित्तौड़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और भी बात कर लें, यानी कि दोस्तों याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा गया। इस बात की जानकारी दाहिबी पीर की दरगाह वाले शिलालेख से, दाहिबी पीर की दरगाह वाले शिलालेख से, और दोस्तों एक और याद रखना कि घाटी शिलालेख से इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, बहुत अच्छा करा रहा हूं, बहुत है ये। तो दाहिबी पीर की दरगाह के शिलालेख से और घाटी शिलालेख से इसकी इस बात की जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा, और इन्हीं दुर्गों में, इन्हीं घाटी शिलालेख में, दाहिबी पीर की दरगाह के शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की परछाई कहा गया है, ईश्वर की छाया कहा गया है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले, अपन ने आकृति देख ली, आकृति के अलावा देखा इसको यूनेस्को में, यानी कि ये यूनेस्को में शामिल, यूनेस्को में शामिल, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया इसको 21 जून 2013 को, 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें कि इसको, यानी कि चित्तौड़ को जौहर नगरी भी कहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ढंग से समझना, चित्तौड़ दुर्ग के उपनामों की बात करें, बिल्कुल चुन्नीलाल धानिया जी, मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको, गाजर का अचार। कैलाश चौधरी गुड मॉर्निंग। मैंने एक सूत्र लिखाया था गाजर का अचार, उसमें बताया था कि 21 जून 2013 को राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दें, सभी के सभी बिल्कुल लाइक कर दें। उपनामों की बात करें, 6 प्रमुख उपनाम है। पहला राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव,
मालवा का प्रवेश द्वार, लिविंग फोर्ट प्रथम या फर्स्ट, विचित्रगढ़ और खिजराबाद। दोस्तों अपन बात करें, विचित्रगढ़ कुंभा के समय कहा गया, जबकि खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा। आगे अपन बात करें, रामपाल शर्मा जी गुड मॉर्निंग। इस चित्तौड़ दुर्ग की जो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। यूनेस्को में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ में 7 प्रवेश द्वार हैं। चित्तौड़ में 7 प्रवेश द्वार हैं। चित्तौड़ में 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पहला पांडुपोल, दूसरा हनुमानपोल, तीसरा भैरवपोल, चौथा गणेश पोल, सिरमौर का मतलब होता है दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, सिर पर जो सिर पर रखा जाता है या सर्वश्रेष्ठ है। सिरमौर का मतलब क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ को क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और रामपोल। दोस्तों दरवाजे या गेटों को क्या कहते हैं? पोल। यानी कि दोस्तों याद रखना, ढंग से समझना इसको। चित्तौड़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है, पांडु पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ठीक है, अपन बात करें पांडु पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी ने पूछा था सर सातों के नाम बता दीजिए। ध्यान रखना है यहां पर आप पांडुपोल पर पांडुपोल की बात करें दोस्तों, पांडुपोल पर रावत बाघ सिंह की रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। पांडुपोल पर क्या बना हुआ है दोस्तों? रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रामपोल की बात कर लूं, जो रामपोल है वहां पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। ढंग से समझना दोस्तों, चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ में है, 7 प्रवेश द्वार है, पांडुपोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो दोस्तों अपन ढंग से समझना कि पांडुपोल पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। और आपको मैंने इतिहास में बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, जब चित्तौड़ का दूसरा जौहर होता है, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1534 में, बहादुर शाह के विरुद्ध होता है, उस समय कर्मावती की ओर से सेनापति होता है देवलिया प्रतापगढ़ का रावत बाघ सिंह, जो लड़ते हुए मारा जाता है, उनका स्मारक बना दिया जाता है पांडुपोल चित्तौड़ पर। रामपोल की बात करें, फत्ता सिसोदिया, आपको पता है चित्तौड़ के तीसरे साके के दौरान 1567-68 की स्थिति है और आक्रमण करता है अकबर। अकबर जब आक्रमण करता है उस समय फत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो फत्ता सिसोदिया की छतरी का स्मारक कहां बना दिया जाता है? तो दोस्तों रामपोल पर बना दिया जाता है। बिल्कुल भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, इधर समझना दोस्तों। भैरव पोल पर क्या है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़ की छतरी। कल्लाजी राठौड़ की छतरी किसकी छतरी है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। कहीं पर? भैरव पोल पर। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चित्तौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। चित्तौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। जौहर नगरी। चित्तौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा दोस्तों? जौहर नगरी। ढंग से समझना आप लोग, जौहर नगरी क्यों कहा? क्योंकि चित्तौड़ में राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर सर्वाधिक कितने कितने जौहर हुए दोस्तों? 3 जौहर हुए। याद रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। चित्तौड़ में जौहर मेला लगता है। और ये जौहर मेला कब लगता है दोस्तों? ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। जौहर मेला कब लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला लगता है। आगे भी अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। जौहर मेला लग गया। चित्तौड़ में कुल साके ओब्लिक जौहर, साके मतलब केसरिया प्लस जौहर, कितने हुए? 3। कितने हुए दोस्तों? 3। ढंग से समझना इस कंसेप्ट को। पहली बात यह है कि साका क्या होता है। बात यह है कि साका क्या होता है दोस्तों, याद रखना। इस साके को कुछ ऐसे लिखते हैं, साका। दोस्तों याद रखना कि केसरिया और जौहर मिलकर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। मैं ढंग से बता रहा हूं यहां पर थोड़ा खोलकर। साका क्या होता है? साका इक्वल टू केसरिया प्लस जौहर। दोस्तों केसरिया क्या होता है? केसरिया क्या होता है? व्हाट अ मीन ऑफ केसरिया? केसरिया की बात करें दोस्तों, आप जानते हो कि राजस्थान में जब आप वेशभूषा पढ़ोगे तो वहां पर सिर की पगड़ियां चलेंगी। आपको बता दूं मैं, राजस्थान में जो पगड़ियां चलती हैं वो कुछ ऐसे हैं। केसरिया पगड़ी मोटे, यानी कि आप जानते हो कि खोपड़ी पर बांधे जाने वाले साफा, बागा, फेटा, पेचा, पाग या पगड़ी के ये अन्य उपनाम है। जबकि प्रकारों में बात करूं मैं, फूल पत्ती वाली पगड़ी, मोठड़ा पगड़ी, लहरिया पगड़ी, बहुत सारी पगड़ियां हैं। और उन पगड़ियों में एक पगड़ी चलती है दोस्तों केसरिया पगड़ी। क्योंकि जब आप वेशभूषा पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर पूछा जाता है कि कौन सी पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है। जैसे मोठड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। मदील कब पहनी जाती है? दशहरे पर पहनी जाती है। लहरिया कब पहनी जाती है? सावन माह में पहनी जाती है। जबकि केसरिया कब पहनी जाती है? पॉइंट ये है। तो दोस्तों केसरिया पगड़ी युद्ध के समय, युद्ध में जाते वक्त राजपूतों द्वारा बांधी जाती थी। अर्थात मृत्यु के बाद अगर कोई राजपूत पुरुष, कोई वीर पुरुष युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया तो उसको केसरिया पगड़ी को खोलकर उड़ा दिया जाता। अर्थात युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया तो क्या कहलाया? केसरिया कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? केसरिया कहलाया। और उसी वीर पुरुष की पत्नी इज्जत की रक्षा हेतु आत्मदाह कर लेती, यानी कि अग्नि में कूद जाती, वो कहलाता जौहर। यानी कि दोस्तों बिल्कुल युद्ध विवाह, आप इसको कह सकते हो युद्ध विवाह, बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखना, जौहर अग्नि में कूद जाती, आत्मदाह कर लेती, जौहर कहलाता। अर्थात पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई, दोनों मिलकर क्या कहलाए? दोनों, यानी कि पति मरा तो केसरिया हुआ, पत्नी मरी तो जौहर हुआ, तो मिलकर क्या कहलाए? एक साका। क्या कहलाए दोस्तों? एक साका। और एक काम हो और एक ना हो, अर्थात पति तो मर जाए लेकिन पत्नी ना मरे। युद्ध में पति मर गया लेकिन पत्नी ने आत्मदाह नहीं किया, जौहर नहीं किया, वो कहलाया अर्धसाका। क्या कहलाया? अर्धसाका कहलाया। राजस्थान में टोटल 11.5 साके हुए हैं। राजस्थान में टोटल कितने साके हुए? 11.5। तो अब आप